हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के कितने प्रकार हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जनरली फॉल्स इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर उसके पीछे का साइंस क्या है, बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके जो मॉलिक्यूल होंगे वो रोटेट करेंगे। फिर आपके पास है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, मतलब रोटेशन के साथ मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करें तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो हमें पता ही है सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल शोज बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में पूरा बैंड मिलता है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और रोटेशनल एनर्जी लेवल है, तो ये कैसे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है हमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है, ये कौन से मॉलिक्यूल के द्वारा शो किया जाएगा? जिनके पास डाइपोल मोमेंट है, जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे रहेंगे और हाइड्रोजन की तरफ कम, तो इसलिए क्लोरीन के पास डेल्टा प्लस आ जाता है और क्लोरीन के पास डेल्टा माइनस आता है और हाइड्रोजन के पास डेल्टा नेगेटिव। तो HCl जैसा मॉलिक्यूल है, एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और हाइड्रोजन उतना तेज़ी से नहीं खींच पाता, इसलिए यहाँ पे एक डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे एक डेल्टा प्लस, तो ये इसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट आ गया। तो ये HCl जैसे मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वही आपका प्योर रोटेशनल और रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर एटम है, सपोज ये एटम है, तो इसमें कैसे स्पेक्ट्रम मिलता है। ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इनिशियली इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से रेडिएशन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए? ऊपर पहुँच गए। तो इस केस में जो हमारे पास फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में कैसी लाइन मिलेगी? डार्क लाइन मिलेगी। इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो ज़्यादा देर तक तो रहेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रांजिशन करेगा, एक फोटोन निकालेगा, फिर यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, दूसरा फोटोन, फिर यहाँ से ये ट्रांजिशन करेगा, फिर यहाँ से ये ट्रांजिशन करेगा और फोटोन निकालेगा। तो इसका मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर में हमें ब्राइट लाइन इन फोटोन के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। इसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये सिंगल आपके पास एटम का एनर्जी लेवल्स हो गया और उसका स्पेक्ट्रम हो गया। इस एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल में क्या होता है, लेट्स से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो इसमें क्या होगा? दो एटम होंगे और एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में हम इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज स्प्रिंग है लगा हुआ है जो इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, ए और बी। ओके, अब इसमें होगा क्या? एटम ए का एनर्जी लेवल होगा इस तरीके से, एटम ए का एनर्जी लेवल हो गया। ओके, फिर एटम बी का इसी तरीके से एनर्जी लेवल होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल के पास। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपके पास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो इसके अबाउट ये रोटेट करना
स्टार्ट कर देगा। बी वाला इधर आएगा, ए वाला इधर जाएगा, फिर बी वाला इधर जाएगा, ए वाला इधर जाएगा, इस तरीके से रोटेट करने लगेगा। इसका मतलब है इनके पास, मॉलिक्यूल के पास एक रोटेशनल एनर्जी भी होगी। फिर एक तीसरा है कि रोटेट भी कर रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है। उसका मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो ऐसे केवल रोटेट करे, रोटेट भी कर रहा है और अपना इस तरीके से इधर उधर वाइब्रेट भी कर रहा है, ए और बी दोनों। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल हो गए मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग। और एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि बेसिकली उसकी एनर्जी, तो मॉलिक्यूल की एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई, एक रोटेशनल एनर्जी हो गई और एक रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई। ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल रोटेशन ना करे, केवल वाइब्रेशन करे, जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि रोटेशन के लिए कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगी तो रोटेशन तो होगा ही, उसके साथ वाइब्रेशन भी होगा। तो अगर मान लो सपोज रोटेशन नहीं मिल रहा है, केवल वाइब्रेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो उस केस में प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के पास। ठीक है। तो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा जनरली फॉल्स इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो अब हम इसमें से एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। द ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल with emission or absorption of a photon gives rise to a pure rotational spectrum। ठीक है। तो अब ये किस स्पीड से मूव करेगा, कितना क्या होगा, तो ये देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल के टर्म में डिस्कस कर सकते हैं। राइट। तो ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो गए ऐसे। ठीक है। कैसा होगा अभी तो हमने डिस्कस किया नहीं है। सपोज इस तरीके से, सपोज ऐसा होगा कि नहीं होगा बाद में देखें हम लोग। तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल होगा। तो अब आपके पास एटम यहाँ से रेडिएशन आया, अब ये कितने फास्ट मूव करेगा, तो बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल के द्वारा, जे बराबर 0 या 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे हो गया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे है तो कम फास्ट रोटेट कर रहा है, इनिशियली उसका रोटेशन रुका हुआ था, जैसे बाहर से एनर्जी मिली थोड़ा सा रोटेट करेगा, बहुत ज़्यादा रोटेट करेगा जे बराबर 2 में, और ज़्यादा रोटेट करेगा तो जे बराबर 3 में एंड सो ऑन। तो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है समझने के लिए, उसी तरीके से एनर्जी लेवल, हालांकि वो दोनों डिफरेंट होते हैं, अभी हम लोग उनमें सेपरेशन की बात करेंगे। बट फिलहाल हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जो ये एटम रोटेट करेगा कितना फास्ट, वो बेसिकली हम एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस एनर्जी लेवल में हमारा मॉलिक्यूल है। ओके। तो इसको हम बोल देंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल, करेस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सेपरेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इज अबाउट 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो एनर्जी लेवल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे अभी कि किस तरीके से बैंड बनेगा एनर्जी लेवल का आगे चल करके। बट फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल का सेपरेशन है। तो यानी अगर हम एक रफ आइडिया लें तो यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना, 10⁻³ 10⁻³ यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। दिस स्पेक्ट्रम लाइज इन माइक्रोवेव और फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये अब जैसे एनर्जी हमें मिल गई तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो बेसिकली 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का वेवलेंथ होता है इस स्पेक्ट्रम का। और ये जो वेवलेंथ है किस रीजन में आता है, माइक्रोवेव या फार इंफ्रारेड रीजन में। दिस स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। This spectrum exists only for molecules having permanent dipole moment। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है उन्हीं के लिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करेगा। ठीक है। तो ये कैसे कैसे आपका जो ये मॉलिक्यूल है ये रोटेट करता है, इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ से आ गया, यहाँ सॉरी
यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, बेसिकली फोटोन आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। तो मॉलिक्यूल ए के पास, मॉलिक्यूल बी के पास, मान लो मॉलिक्यूल ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है डेल्टा माइनस, और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये एटम बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो डेल्टा माइनस, और ये एटम, ये पूरा मॉलिक्यूल है और ये एटम थोड़ा स्लो खींच रहा है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और ये बहुत तेज इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसकी तरफ डेल्टा माइनस आएगा। जैसे ही जैसे ही आपका फोटोन आएगा, तो फोटोन बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आएगा, बेसिकली यहाँ से जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो होगा क्या, ये जो डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर जो फोटोन है यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसा होगा, हमें पता है, F बराबर क्यू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, चार्ज Q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, चार्ज हमारे पास सपोज ये Q है, तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा जो कि होगा F बराबर क्यू ई। ठीक है, तो अगर हम मान लें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटोन जो आ रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो होगा क्या, यहाँ पे ये आपके पास इन फेज में आ रहा है, सेम ही फेज में है ये पॉजिटिव चार्ज के, तो इन फेज का मतलब हो गया कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा F बराबर क्यू, और नेगेटिव चार्ज पे तो जस्ट उसका उल्टा फोर्स लगाएगा। अगर पॉजिटिव पे ऊपर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, तो नेगेटिव पे नीचे लगाएगा। फिर दूसरे साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेगेटिव को ऊपर ढकेलेगा और पॉजिटिव को नीचे की तरफ। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देख सकते हैं F पॉजिटिव हो जाएगा, कितना, F नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू रख दो माइनस क्यू ई। ठीक है, तो अगर प्लस पे एक डायरेक्शन में लगाएगा तो नेगेटिव पे दूसरे डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसलिए अगर प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइकिल में, क्योंकि ये साइनसोइडल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो प्लस चार्ज पे ऊपर की तरफ लगा रहा है एट एनी टाइम, तो नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ। फिर नेगेटिव चार्ज पे अगर ऊपर की तरफ लगाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जब ऊपर गया ये नीचे गया, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यानी इन दोनों में एक टार्क काम करने लगेगा। और ये इस तरीके से जो ये मॉलिक्यूल है, बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो ये एटम है, और ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो बी है, तो ये दोनों आपस में रोटेट करने लगेंगे। द डाइपोल मोमेंट इंटरेक्ट्स विद इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका जो फील्ड है उससे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन एंड हेंस मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, रोटेटिंग डाइपोल एमिट रेडिएशन गिव्स फोटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करेगा। लेकिन जब ये रोटेट करेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रोटेट करने का मतलब हुआ एक्सेलरेट किया, और अगर एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, तो ये जब रेडिएशन एमिट करेगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमें मिल जाएगा बेसिकली स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जब ये मॉलिक्यूल रोटेशन के दौरान फोटोन जब एमिट करेगा तो हमें मिलेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ओके, rotational vibrational spectrum, the transition between the vibrational energy states of a molecule with emission or absorption of photon when the electronic configuration of the atoms remain the same gives rise to rotational vibrational spectrum. Okay, so
रोटेशनल वाइब्रेशन का मतलब क्या है? ये बेसिकली आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल में एटम सिचुएटेड है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे साइकिल में फोर्स अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन होगा, कितना तेज वाइब्रेट करेगा, कितना स्लो वाइब्रेट करेगा, ये बेसिकली कैसे पता चलेगा हमें? वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट से। तो अगर हायर एनर्जी स्टेट में है तो मतलब बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में है तो मतलब बहुत स्लो सॉरी वाइब्रेट कर रहा है, और लोअर एनर्जी स्टेट में है तो बहुत स्लो वाइब्रेट कर रहा है। तो ये हो गया रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। द ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। इसे फोटोन मिला, मॉलिक्यूल के जो अंदर एटम है एक्सक्यूज मी, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। When the electronic configuration of the atoms remain the same, gives rise to rotational vibrational spectrum। ठीक है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अगर हम यहाँ बनाए हैं तो ये हमारे पास एक एटम है, एक हमारे पास दूसरा एटम है, ये दोनों एक अननोन फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं फिलहाल मान लेते हैं, और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का एक रफ आइडिया हो गया। ठीक है। तो जैसे ही ये डेल्टा प्लस हो गया, मान लो ये डेल्टा माइनस है, तो जैसे यहाँ से ईएम वेव आया यानी फोटोन आया, तो ये क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल को इधर उधर ऑसिलेट कराएगा। ये वाला इधर जाएगा, फिर थोड़े समय बाद ये इधर आएगा, ठीक है। या ये ऐसे जा सकता है और ये वाला इस डायरेक्शन। तो ये जो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों जब वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन। तो ये फोटोन एमिट करेंगे, और यही फोटोन जो एमिट हो रहा है यही बेसिकली हमें क्या देगा? वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट का या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का एमिशन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट का एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस इज करेक्ट। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट का एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है। gives rise to rotational vibrational spectrum if the rotational states of the molecule also do not change। मतलब molecule rotate ना करे, केवल vibrate करे, we get pure vibrational spectrum। The vibrational states are separated by energy intervals of about 0.1 electron volt। तो अगर आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं वाइब्रेशन के, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम लाइज इन द नियर इंफ्रारेड। रोटेशनल कहाँ लाई कर रहा था? माइक्रोवेव और फार इंफ्रारेड में। वाइब्रेशनल लाई करता है नियर इंफ्रारेड रीजन 10⁵ एंगस्ट्रॉम के आसपास। द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जाकर के इंटरेक्ट करेगा? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वही वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। इंटरैक्ट्स विद इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डाइपोल मोमेंट जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, तभी हमारे पास ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएंगे? जैसे हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, जैसे हो गया HCl, है ना। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आपको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया, ये आ गया A, ये आ गया B। ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो इसके ऊपर मान लेते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, ये दोनों एक स्प्रिंग के द्वारा बंधे हुए, तभी ये रुके हुए, नहीं तो ये एक एटम होते मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब फोर्स के द्वारा ये दोनों बंधे हुए हैं। हमने इसको मान लिया कि ये जो
से वो क्या है, वो आपका है स्प्रिंग। तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा प्लस हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो डेल्टा नेगेटिव के ऊपर इनिशियली लगाएगा F बराबर माइनस क्यू ई, और मान लेते हैं डेल्टा चार्ज क्यू है, ओके। और नेगेटिव पे लगाया, प्लस पे कितना लगाएगा, प्लस पे लगाएगा प्लस क्यू ई। तो इसका मतलब है कि अगर इसको इधर जाएगा तो ये वाला उल्टा डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों आपस में वाइब्रेट करेंगे, एक बार ये प्लस इधर तो नेगेटिव इधर, और फिर एक बार प्लस इधर तो नेगेटिव इधर जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पास एटम ए और बी है मॉलिक्यूल के, वो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन के कारण हमें क्या मिलेगा, फोटोन मिलेगा। और यही हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ये बहुत ही आसान है, जैसे एटम में होता है। सिंगल एटम की बात करें, द ट्रांजिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल विद एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन गिव्स राइज टू इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम का हो गया एंड सो ऑन, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज 1 इलेक्ट्रॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रोटेशनल का होता है 10⁻³ सबसे छोटा, फिर उससे ज़्यादा होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाइब्रेशनल का, फिर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लाइज इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। तो रोटेशनल आपका लाई करता है माइक्रोवेव फार इंफ्रारेड, फिर आपका जो वाइब्रेशनल है वो लाई करता है नियर इंफ्रारेड, और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो लाई करता है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में। मॉलिक्यूल शोज बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल में आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी, वो हमेशा बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बैंड बैंड के रूप में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल है उसमें 3 पार्ट है, एक है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक है वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक है रोटेशनल एनर्जी। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल का सेपरेशन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी और उसके बीच में रोटेशनल एनर्जी होगी। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल सेपरेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसिस्ट्स ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल बोल सकते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के सेपरेशन कितना होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कंसिस्ट ऑफ रोटेशन ऑफ एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। सेपरेशन 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स गिव राइज टू बैंड स्पेक्ट्रम, ओके। सो बैंड स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है हमें, अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात करें तो हमारे पास इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मान लेते हैं सपोज ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर इसके बाद में हमें पता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी कितना होता है, ये होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज ये वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं EE2 से, और ये थोड़ा सही से लिखते हैं, दिस इज EE2, मतलब E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, E स्मॉल E1, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया EVB, EVB वाइब्रेशनल हो गया। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग E को छोड़ करके डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हो गया, देखने में हमें सही लगेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हो गया, ओके। और इसमें इन दोनों के बीच में क्या है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, ये वाइब्रेशनल है, की दूरी कितनी है, 0.1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही आएगा। ये हो गया वाइब्रेशन, ये हो गया वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रोटेशन एनर्जी लेवल। रोटेशन क्यों, क्योंकि रोटेशन एनर्जी लेवल यानी इसकी सेपरेशन है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में, तो
इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी लेवल से यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से सेकेंड यहाँ से अगर यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो बीच में कितने एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है, तो उसका ट्रांजिशन वाइब्रेशनल में भी होगा, रोटेशनल में भी होगा। तो सिंगल एक लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है और रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी मिल सकता है, और यही रीज़न है आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है।